वेलकम बैक जेनजीज टू एग्जाम एक्सप्रेस। तो सी कल हमने मैक्रो का चैप्टर 1 स्टार्ट करा था विच इज़ लाइक बेसिक इंट्रोडक्शन एंड ऑल ऑफ मैक्रो। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखो मैक्रो में ना जो नेशनल इनकम वाली यूनिट है वो लाइक सबसे हैवी यूनिट में से एक है। वाई? बिकॉज उसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना एंड ऑल बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। तो वो उसके PYQs करने से पहले यू हैव टू लर्न सम बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू दैट। वो तो अलग बात है आपने 12th में कर रखी होगी, बट इन द फॉर्म ऑफ PYQs आज हम उनको रिवाइज करेंगे। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब सबसे पहले नेशनल इनकम में इंक्लूड क्या करा जाता है वो देखो। नेशनल इनकम में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहली हमारा फैक्टर इनकम, ठीक, और दूसरी इनकम ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब इन दोनों का मतलब देखते हैं। सी फैक्टर इनकम्स तो वो होती हैं जो पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट टू द हाउस होल्ड्स फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। ठीक, देखो ये तो मैंने सीधी सी डेफिनेशन बोल दी। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जो पेमेंट्स हुए, जो जैसे जो प्रोड्यूसर है, जो फर्म है, जो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपनी पेमेंट करते हैं ना, वही फैक्टर इनकम होती है। जैसे लैंड के लिए रेंट फैक्टर इनकम हो गई, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट और सर्विसेज के लिए वेजेस या सैलरीज। ठीक, सो दैट इज आर फैक्टर इनकम। हम वही इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। और नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात करें तो नॉर्मल रेजिडेंट्स वो लोग होते हैं उनकी इनकम जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में है। लाइक फॉर सपोज, जैसे ऐसे तो कोई टूरिस्ट भी रह सकता है अपनी कंट्री में, बट क्या उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में है? नहीं, उसका इंटरेस्ट तो अपनी कंट्री में ही है ना। तो जो हमारी कंट्री में रह रहे हो और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में लाई करता हो, उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट्स बोलते हैं। तो अब इन्हीं दोनों की इनकम्स को ही हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। अब एक एक करके पॉइंट में देखते हैं कौन सा इंक्लूड होगा कौन सा नहीं। फर्स्ट है ओल्ड एज पेंशन रिसीव्ड बाय रिटायर्ड एम्प्लॉय। अब ये देखो, अब ये क्या है? ये है हमारा ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम बेटर वर्ड। अब ट्रांसफर इनकम क्या होता है? ट्रांसफर इनकम इज द अनअर्न्ड इनकम। देखो, अब वो कुछ काम नहीं कर रहा, वो रिटायर हो चुका है, बट उसे पैसे मिल रहे हैं, तो वो उसके लिए अनअर्न्ड इनकम है। अनअर्न्ड इनकम। हम इन सिंपल वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर इनकम है वो एक गिफ्ट या चैरिटी या डोनेशन का फॉर्म है, तो हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। देन प्रॉफिट अर्न बाय अ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, अभी हमने देखा कि सर्विसेज में कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो फैक्टर इनकम वो हुई प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्न बाय अ सोल प्रोप्राइटर विल डेफिनेटली गेट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट। देखो ये भी ट्रांसफर इनकम का पार्ट है क्योंकि उसे मिल गया, उसने कुछ करा नहीं, उसने उसके लिए कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करी, उसे मिल गया। लॉटरी विनिंग अगेन ये भी ट्रांसफर इनकम का पार्ट है, वी डू नॉट इंक्लूड दिस इन नेशनल इनकम। तो सिर्फ प्रॉफिट अर्न बाय सोल प्रोप्राइटर विल बी इंक्लूडेड। ऑलराइट, मूविंग टू नेक्स्ट। फैक्टर इनकम इज डिफाइंड एज इनकम रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर। फैक्टर इनकम की बात हो रही है, ठीक है, चैरिटी नहीं, वो ट्रांसफर पेमेंट होता है या ट्रांसफर इनकम होता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स, देखो ग्रांट्स, ग्रांट्स का मतलब गिफ्ट्स, ये भी अगेन ट्रांसफर इनकम का पार्ट है। रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, ओके। और नेक्स्ट है सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। देखो सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को भी ना हम फैक्टर इनकम में डिफाइन नहीं करेंगे, अभी बताती हूँ। तो देखो सबसे पहले ये देखो, ये दोनों चीजें, वेट, ये दोनों चीजें ए और बी तो होगी हमारी ट्रांसफर इनकम्स, ओके। जो हमारा ये है सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, हम इसको नेशनल इनकम में या फैक्टर इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब पहली बार इसकी लेन देन हुई थी, जब ये बिका था, सेल हुई थी, तब हमने इसको ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया था। ये एक बार इंक्लूड हो गई है और हम एक गुड को सिर्फ एक ही बार इंक्लूड करते हैं, दो बार नहीं। तो जहाँ पे भी सेल हो रही हो ना दोबारा सेकेंड हैंड गुड्स की, सेकेंड हैंड कार, सेकेंड हैंड फर्नीचर, एनीथिंग, वी डू नॉट इंक्लूड दिस। तो अब इन्होंने पूछा फैक्टर इनकम इज डिफाइंड एज इनकम रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। जो फैक्टर सर्विसेज की जो आप इनकम देते हो उसी को हम फैक्टर इनकम बोलते हैं, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस या सैलरीज। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3। इसका आई कहाँ चला गया भाई?
यहाँ पे आई भी है, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। ट्रांसफर इनकम डज नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन। एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्रांसफर इनकम तो अर्नड इनकम है हमारी, वो तो सिर्फ एक बंदे को मिली है एज अ गिफ्ट, एज अ ग्रांट, एज चैरिटी, ठीक है। तो ट्रांसफर इनकम डज नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ कहीं पे भी प्रोडक्शन नहीं हो रही, ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट है फैक्टर इनकम कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल इनकम। ये हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा था कि नेशनल इनकम के अंदर दो चीजें इंक्लूड होती है, पहली है फैक्टर इनकम और दूसरी है इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स, तो दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरी है हमारी पेंशन पेड बाय गवर्नमेंट इज अ फैक्टर इनकम। नो, ये फैक्टर इनकम नहीं, ये है हमारा ट्रांसफर इनकम। दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम। तो अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही हुई हमारी, से फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। वाई? बिकॉज ट्रांसफर इनकम में कोई प्रोडक्शन नहीं होती, वो अर्नड इनकम है, वो जस्ट ट्रांसफर हो रही है एक बंदे से दूसरे की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, ग्रांट, डोनेशन। और फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में ही काउंट होती है। ओके, नेक्स्ट असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। असर्शन है ट्रांसफर इनकम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। यस, देखो जो हमने सेम अभी पढ़ा उसी के घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो द स्टेटमेंट इज करेक्ट। रीजन है ट्रांसफर इनकम्स आर रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज, ये भी करेक्ट है। अब देखो क्या एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब इस आर एक्सप्लेनिंग ए, तो यस आर करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है ए को, सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। Moving to question number 5. A person is treated as a normal resident of a country if. A person को normal resident country का कब कहा जाता है? Alright. Lives for more than 6 months. Lives permanently in the country. Has economic interest in the country for 1 year or more. या is a citizen of that country. देखो ये सी ऑप्शन कि बंदे का इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है हमारी कंट्री में 1 साल से या 1 साल से ज़्यादा के लिए। ऑलराइट, देखो ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो यहाँ पे सिर्फ मोर देन अ ईयर रह रहा है अपने काम के उसमें, बट उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उधर नहीं है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में लाई कर रहा हो और वो 1 साल से ज़्यादा भी वहाँ रह रहा हो। सिक्स्थ वन, डोमेस्टिक टेरिटरी। देखो डोमेस्टिक टेरिटरी वाले क्वेश्चंस में ना बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ कर ही देते हैं, तो हमें बताना है इसमें से डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सी है इंडिया की। Indian ships in international waters, foreign embassies in India, offices of IMF in India, foreign ships in Indian ports. तो देखो सर, तो लाइक डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है, देखो जो जोग्राफिकल टेरिटरी गवर्नमेंट के, जैसे जो हम ऑपरेट करें, जैसे फॉर सपोज बहुत सारी एम्बेसीज खुली होती हैं, ठीक है, जैसे चाइना की एम्बेसी है इंडिया के अंदर, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी, वो चाइना वालों की ही हुई डोमेस्टिक टेरिटरी। इन द सेम मैनर हमारी कोई एम्बेसी बाहर की किसी कंट्री में है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। जो हमारे इंडियन शिप्स हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं, जो कहीं और उड़ रहे हैं, उनको ऑपरेट हम कर रहे हैं, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ऑलराइट, अब इन ऑप्शंस में से देखें तो इंडियन शिप्स इन इंटरनेशनल वाटर, देखो ऑपरेट तो हम ही कर रहे हैं ना, ऑपरेट तो यहीं के नॉर्मल रेजिडेंट्स कर रहे हैं, तो द करेक्ट आंसर इज इंडियन शिप्स इन इंटरनेशनल वाटर्स। Now moving to next, national income differs from domestic income by. अब नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए या फिर ट्रांसफर पेमेंट्स। देखो ये चीज ना याद कर लो, देखो नेशनल और इधर डोमेस्टिक, नेशनल टू डोमेस्टिक, डोमेस्टिक टू नेशनल, माइनस एनएफआईए प्लस एनएफआईए। ऑलराइट, ठीक, यहाँ पे यही डिफरेंस है जो नेशनल इनकम है डोमेस्टिक इनकम का, कि उनके बीच में आ जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऑलराइट, अब ये मैंने आगे के लिए भी बता दिया, जब आगे कन्वर्जन के क्वेश्चन आएंगे, जब हमें नेशनल से डोमेस्टिक निकालना हो तो वी डू माइनस एन एफ आई ए, जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना हो तो हम उसमें एन एफ आई ए नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी।
ओके, नेक्स्ट, इफ NFIA इज नेगेटिव देन, अब जहाँ पर हमारी नेट फैक्टर इनकम, अभी हमने देखा कि नेशनल इनकम से उधर जाना है, तो कन्वर्शन देखा, तो जहाँ पे भी NFIA नेगेटिव है तो national income is more than domestic income is more than national income, both are equal, your relationship cannot be determined. So see, to remember, in this case domestic income is more than national income. All right. Which income is added while converting GDP at FC to GDP at GNP at FC? तो ये देखो, ये वही क्वेश्चन आ गया जब कन्वर्जन करना हो हमें, ठीक। और ये वही है, डी मीन्स डोमेस्टिक, एन मीन्स नेशनल। डी को हम डोमेस्टिक के उसमें डिनोट करते हैं एंड एन को नेशनल। तो यहाँ पे कन्वर्जन में अगेन हमारा आ गया NFIA, बी ऑप्शन। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एन GDP माइनस, तो या देखो, यहाँ पे भी डोमेस्टिक है, इधर भी डोमेस्टिक है, तो बात आई नेट और ग्रॉस की। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था जब नेट और ग्रॉस में कन्वर्ट करते हैं, हाउ विल डू ग्रॉस नेट, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए वी डू माइनस ऑफ डेप्रीसिएशन, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए भी ऐड डेप्रीसिएशन। अब हमें नेट निकालना है, हमें ग्रॉस दे रखा है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन, ठीक। मूविंग टू 11th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन GDP बट अफेक्ट्स वेलफेयर। अब इनमें से कौन सा वेलफेयर पे तो अफेक्ट करेगा बट GDP के हम GDP में काउंट नहीं करते। हम हेल्थ सर्विसेज को काउंट करते हैं, ठीक है, हम एजुकेशनल सर्विसेज को भी काउंट करते हैं, हम डिफेंस की सर्विसेज को भी काउंट करते हैं, बट हम डायरेक्टली पोल्यूशन को GDP में काउंट नहीं करते। तो द करेक्ट आंसर इज पोल्यूशन। हाँ, बट वो वेलफेयर को डेफिनेटली इफेक्ट करता है इन अ नेगेटिव वे, मतलब एनवायरनमेंट पे तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता ही है, ठीक है। 12th, रियल GDP इंक्रीजेस। अब रियल GDP क्या होता है, देखो दो GDP होते हैं, एक नॉमिनल और एक रियल, ठीक। नॉमिनल GDP तब भी बढ़ता है जब नॉमिनल GDP देखो आउटपुट सेम है बट प्राइस बढ़ गया तो नॉमिनल बढ़ जाएगा, बट रियल के केस में ऐसा नहीं होता। जहाँ पे आउटपुट बढ़ता है ना तभी रियल GDP का बढ़ता है आगे आउटपुट। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल देखें इसका, ठीक है, हम पहले नॉमिनल का एग्जांपल देखते हैं। ओके, फॉर सपोज हम आउटपुट की बात करते हैं इन द ईयर 2020 ले लो, ठीक है, 10 यूनिट्स और प्राइस था हमारा 100। तो ये कितना हो गया टोटल आउटपुट, इट इज 1000, ठीक है। फिर 2021 में आउटपुट था 10, प्राइस हो गया 110, आउटपुट हो गया 110, 1100। सी इन दोनों केसेस में कि आउटपुट, इन दोनों केसेस में अगर 2020 या 2021 की बात करें तो यहाँ पे आउटपुट तो बढ़ गया बट जो यूनिट है 10 वो तो उतनी ही है और प्राइस बढ़ गया। सो दिस इज द केस ऑफ नॉमिनल GDP जहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर है वो गलत आ सकता है। गलत नहीं, हम इसे गलत नहीं कहेंगे, इसे कि वो इतना रियल नहीं होगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे प्राइस की वजह से ये चेंज हुआ है, ऑल राइट। बट रियल के केस में ऐसा नहीं होता, रियल GDP तभी इंक्रीज होता है जब हमारी आउटपुट बढ़ती है। अगर यहाँ पे आउटपुट बढ़ गया तो ही रियल GDP का वो बढ़ेगा। ओह, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कैंसिल आउट दिस देन। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स नेशनल इनकम। ओके, अब नेशनल इनकम का देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास होगा, आपको नेशनल इनकम निकालनी है, बट अगर आपको वही नहीं पता कि उसका नाम क्या है तो हाउ यू विल डू। तो नेशनल इनकम को हम कहते हैं NNP at FC। NNP at FC इज इक्वल्स टू आर नेशनल इनकम, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था इसका, इसका आंसर हो गया C। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आपके पास पेपर में आ जाए कैलकुलेट नेशनल इनकम, आपको पता ही ना हो कि नेशनल इनकम को हम NNP at FC बोलते हैं, आप निकाला हो GDP या निकाला हो NNP at MP या कुछ भी, तो वो आंसर गलत हो जाएगा ना आपका, क्योंकि यू डोंट नो
क्योंकि कन्वर्जन फिर गलत हो जाएगी। इसके बेस पे करें तो हाउ विल यू कन्वर्ट प्रॉपरली। ऑलराइट, तो रिमेंबर नेशनल इनकम को हम कहते हैं एनएनपी एट एफसी। नाउ जीडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी माइनस, अगेन एक रिलेशन आ गया इन तीनों का। तो एमपी एफसी, एमपी से एफसी जाओ तो माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एफसी से एमपी पे आओ तो एड एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो इसका एनआईटी अब इंक्लूड ही सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्स करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके वेट, आगे चलने से पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे निकालते हैं? इट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, मूविंग टू 16, GDP deflator is used to measure inflation, convert nominal GDP into real GDP, measure unemployment या calculate national income। सी डिफ्लेटर यूज होते हैं नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, ओके, न्यूमेरिकल, नॉमिनल जीडीपी हमारा इतना है, जीडीपी डिफ्लेटर इतना है, रियल जीडीपी निकालना है। अब देखो डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्लेटर को मैं नहीं, डी तो डोमेस्टिक हो जाएगा, डिफ्लेटर फॉर्मूला हुआ हमारा रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी। वेट, इसको सही से लिखें तो रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल इंटू 100। अब हमसे पूछा है रियल हमें निकालना है, ठीक है, तो हम इसको रियल का फॉर्मूला बना देते हैं। रियल हो गया हमारा नॉमिनल अपॉन डिफ्लेटर इंटू 100। अब इस फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट करनी है। नॉमिनल है हमारा 1200, नॉम डिफ्लेटर है 120 इंटू 100, तो आंसर क्या आ गया? 1000 करोड़। ऑलराइट, सो इसका आंसर हो गया बी, 1000 करोड़। देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको डिफ्लेटर का फॉर्मूला पता है तो उससे आपने रियल का, या अगर क्वेश्चन में नॉमिनल पूछा जाए तो उसका भी आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। देन अगेन न्यूमेरिकल, ओके, जीडीपी एट एमपी इज दिस मच, एनआईटी इज दिस मच। अब हमें बताना है जीडीपी एट एफसी। रिलेशन याद रखो, एमपी और एफसी, एमपी से एफसी जाने पर हमें करना होता है माइनस एनआईटी, एफसी से एमपी पर आने पर हमें करना होता है ऐड एनआईटी। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एफसी निकालना है, और हमें एमपी दे रखा है, तो हम एनआईटी माइनस कर देंगे। दैट इज 5000 माइनस 500, आंसर हो गया 500 करोड़। देखो पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ गया, डायरेक्ट हमें आंसर मिल गया इस रिलेशनशिप से कि हमें एफसी पे जाना है। ठीक है, एफसी निकालना है, हमारे पास एमपी है, एमपी पे एफसी से, एमपी से एफसी पर जाने के लिए माइनस कर दो, सिंपल। ओके, 4500 करोड़ आंसर। ओके, एक और न्यूमेरिकल देखो, ये कितने बेसिक न्यूमेरिकल्स पूछे हुए हैं पिछले सालों में, और बच्चे ऐसे क्वेश्चंस गलत करके आए हैं। सी देखो, पेपर इजी ही होता है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन कंसेप्ट्स। अब एनएनपी एट एमपी इतना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इतना, नेशनल इनकम, अब वही है नेशनल इनकम पता होना चाहिए उसका एग्रीगेट। नेशनल इनकम इज एनएनपी एट एफसी। ठीक है, ये अब हमें निकालना है। एनएनपी एट एमपी दे रखा है, अब एमपी से उस पे आने के लिए वही है, फिर से माइनस करना है। देखा था ना, एमपी एफसी, एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस, इधर आने के लिए प्लस। तो अब हमें एफसी तो चाहिए, एमपी दे रखा है, दैट इज 6000 माइनस 400, आंसर हो गया हमारा 5600 करोड़। ऑलराइट, ओके, असर्शन बेस्ड। डोमेस्टिक असर्शन है हमारी, domestic factor income is greater than national income when net factor income from abroad is negative। ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ज्यादा होती है जब एनएफआई नेगेटिव हो, ये तो करेक्ट हो गई। और इसका रीजन है इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स वर्किंग इन अ ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो इनकम अर्न कर रहा है वो हमारी कंट्री का
यहाँ काम कर रहा है मोर देन अ ईयर, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अब यही है ना, यही काम कर रहा है, तो वहाँ की जो है तो वो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया का ही पार्ट हुई। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, मतलब ठीक दोनों है बट वो उसको एक्सप्लेन करेक्टली नहीं कर रहा। ओके, मूविंग टू 21st. In what cases can net indirect taxes be zero? Never. When indirect tax is more than subsidies, it is equal, or subsidies are more than indirect tax. देखो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप कैसे निकालते हो? आईटी माइनस सब्सिडीज। ठीक, अब एक एग्जांपल लो, जैसे मान लो आईटी है आपका 100, सब्सिडीज है आपका 90, तो इसमें इस केस में तो एनआईटी जीरो नहीं होगा। एनआईटी जीरो होगा जब आईटी भी 100 हो और सब्सिडीज भी 100 हो। सी, ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो आंसर तो जीरो आ गया ना। तो इन द केस व्हेन आईटी इज इक्वल टू सब्सिडी, जो हमारा एनआईटी है वो जीरो होगा। ऑल राइट, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी, आईटी इज इक्वल टू सब्सिडीज। ओके, अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 22. Real GDP can increase only when the flow of goods and services increase in the economy. ठीक है, स्टेटमेंट वन, पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्योंकि रियल तो तभी बढ़ती है ना जब गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा हो। हमने एग्जाम्पल में देखा था कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो नॉमिनल बढ़ता है, अदरवाइज रियल बढ़ता है। स्टेटमेंट टू है हमारी, नॉमिनल जीडीपी इज द बेटर इंडेक्स ऑफ ग्रोथ। नो, हमेशा हमारा रियल जीडीपी जो है ना वो बेटर इंडिकेटर होता है ग्रोथ का। क्यों? क्योंकि वो रियल प्राइजेस पे होता है, हमें एक्चुअल में पता लगता है कि गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में कितने बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज स्टेटमेंट वन तो ट्रू है और स्टेटमेंट टू गलत है, तो दिस इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, शुड सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर्स बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर पेमेंट्स? स्टेट ट्रू और फॉल्स। देखो, सब्सिडीज देखा जाए तो क्या है ये, अगर आप लेमन के उसमें देखो नॉर्मली, तो आप तो एज्यूम करोगे कि हाँ सब्सिडीज तो मिल गई एज अ गिफ्ट, एज अ ग्रांट, एज अ डोनेशन, तो हम उसको ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं ना, हम उसको नेशनल इनकम में क्यों इंक्लूड करते हैं? तो इसका आंसर हुआ फॉल्स। वाई? बिकॉज जो सब्सिडीज है ना वो एनएनपी एंड एफसी का पार्ट है। जो नेशनल इनकम जो आप एफसी निकालते हो उसमें एनआईटी लेते हो, उसमें आईटी माइनस सब्सिडीज ही होता है ना, तो वो उसका पार्ट है, वो उसमें इंक्लूडेड है। तो हम उसको, और नेशनल इनकम हम से फैक्टर पेमेंट से, फैक्टर इनकम से इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे आप कह रहे हो कि सब्सिडीज को ट्रांसफर पेमेंट्स बना दो, तो आप इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड कैसे करोगे? जबकि ये तो इसके फॉर्मूले का पार्ट है कि आईटी माइनस सब्सिडीज, ये तो जाएगा जाएगा। तो शुड सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर पेमेंट्स? इसका आंसर है फॉल्स। नहीं, वी शुड नॉट ट्रीट सब्सिडीज एज ट्रांसफर पेमेंट्स। Moving to 24th, what are the components of net factor income from abroad? अब ये जो हम एन एफ आई इतनी देर से बात कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? ठीक, तो धीरे धीरे एक एक को समझते हैं एंड देन लेट्स सी क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम देखते हैं नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब इसका मतलब क्या होता है? सी, इट इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पनसेशन रिसीव्ड, जो रेजिडेंट वर्कर्स हैं उनको, एम्प्लॉयड अब्रॉड, और जो सिमिलर पेमेंट होता है ना जो नॉन रेजिडेंट वर्कर्स को है, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूडेड है, लाइक जो काम कर रहे हैं। तो वो हो गया पार्ट हमारा नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का। अब हम देखते हैं नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। तो ये क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिटेन अर्निंग्स जो रेजिडेंट कंपनीज हैं अब्रॉड में लोकेटेड, और रिटेन अर्निंग्स फॉरेन कंपनीज की जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है। समझ आया? देखो, ये दो चीजें हैं। देखो, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट्स जो बाहर रह रहे हैं, बाहर की कंपनी लोकेटेड अब्रॉड, और रिटेन्ड अर्निंग जो फॉरेन कंपनीज की हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, उनके डिफरेंस को हम कहते हैं नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। अब बचे नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका मतलब है जो इनकम है ना इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट जो रिसीव कर रहे हैं रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, और वैसे ही सिमिलर पेमेंट्स जो आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कर रहे हो, उनका डिफरेंस। देखो, एक आपने रिसीव करा इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एक आपने उसी वे में पे करा, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
तो इनमें से एनएफआईए के अंदर कौन क्या क्या इंक्लूडेड है? तो ये तीनों ही एनएफआईए के अंदर इंक्लूडेड है, तो द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच अमंग द फॉलोइंग इज टू बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट? अब नॉर्मल रेजिडेंट पता है हमें क्या है, कि जो 1 साल से ऊपर हमारी कंट्री में हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं हो। ठीक, तो द चाइनीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ्स, नहीं 2 महीने के लिए रह रहा है, ना ही घूमने आया है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो यहाँ है नहीं। फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, नो, ये भी सिर्फ काम के उसमें आया है। फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान, नहीं। एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका आंसर, वेट, आई, हाँ तो करेक्ट करेक्ट, एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसका करेक्ट आंसर हुआ। Alright guys, that's it for today. In the next lecture I'll be bringing back again business studies, उसके कुछ चैप्टर्स करते हैं, उसके PYQs करते हैं बेसिकली उन चैप्टर्स के। आई होप आपको ये इकोनॉमिक्स का ही समझ आया होगा अभी हमने जो करा। If you have any doubt, do tell me in the comment section. I'll try to clarify it. Until then, practice these questions properly. Thank you.